गांधीनगर में चल रहे रोजगार मेले को प्रधानमंत्री ने किया संबोधित। 5,700 से अधिक चयनित उम्मीदवारों को दी बधाई। उम्मीदवारों को सौंपे गए नियुक्ति पत्र। एक साल में 10 लाख नौकरी देने के सरकार के लक्ष्य में गुजरात का बड़ा योगदान। आतंकवाद पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद रोधी समिति की अहम बैठक का आज आखिरी दिन। बैठक में विदेश मंत्री ने आतंकवादी संगठनों द्वारा इस्तेमाल की जा रही नई और उभरती प्रौद्योगिकियों के खतरे से निपटने की आवश्यकता पर दिया जोर। हेट स्पीच मामले में अदालत से सजायाफ्ता समाजवादी पार्टी नेता आजम खान की विदाई की गई। यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने आजम खान की विधानसभा सदस्यता रद्द की। भड़काऊ भाषण मामले में आजम खान को 3 साल की कैद और 6,000 रुपए जुर्माने की सुनाई गई थी सजा। हिमाचल चुनाव के लिए नामांकन वापसी का आज आखिरी दिन। राज्य में 68 विधानसभा सीटों के लिए 12 नवंबर को होगी वोटिंग। 8 दिसंबर को आएंगे नतीजे। छठ के दूसरे दिन आज है खरना। भक्तगण आज शाम सूर्य उपासना के बाद प्रसाद ग्रहण कर अगले 36 घंटे तक रहेंगे निर्जला उपवास। पाकिस्तान में बड़ा सियासी ड्रामा। शहबाज शरीफ सरकार के खिलाफ और समय पूर्व चुनाव की मांग को लेकर पूर्व पीएम इमरान खान का इस्लामाबाद मार्च जारी। सेना और सरकार पर लगाए कई गंभीर आरोप। और भारत के सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी पहुंची फ्रेंच ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में। क्वार्टर फाइनल में भारतीय जोड़ी ने जापान की शीर्ष जोड़ी को दी थी मात। नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। शुरुआत बड़ी और महत्वपूर्ण खबर के साथ। प्रधानमंत्री ने गांधीनगर में रोजगार मेले को अब से कुछ देर पहले संबोधित किया और 5,700 से अधिक चयनित उम्मीदवारों को बधाई दी। चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। एक साल में 10 लाख नौकरी देने के सरकार के लक्ष्य में गुजरात का बड़ा योगदान है। राजधानी दिल्ली में आज आतंकवाद पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद रोधी कमेटी की विशेष बैठक चल रही है। इस 2 दिवसीय बैठक का पहला चरण कल मुंबई में आयोजित किया गया था। आज बैठक के दूसरे दिन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सदस्य एकत्र हुए और आतंकवाद से बचने वाले लोगों, पीड़ितों और उनके परिवारों की याद में 1 मिनट का मौन रखा। और बैठक के उद्घाटन सत्र में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आतंकवाद को मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा बताते हुए कहा कि यूएनएससी ने पिछले 2 दशकों के दौरान आतंकवाद जैसे खतरे से निपटने के लिए कई अहम उपाय किए हैं। The UN Security Council in the past 2 decades has evolved an important architecture built primarily around the counter-terrorism sanctions regime to combat this menace. This has been very effective in putting those countries on notice that had turned terrorism into a state-funded enterprise. उन्होंने यह भी कहा कि आतंकवादियों द्वारा इंटरनेट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के प्रयोग से सुरक्षा एजेंसियों के सामने चुनौतियां काफी बढ़ गई हैं। The technological innovations and breakthroughs of the past 2 decades have been transformative in the way the world functions in every respect. These new emerging technologies, from virtual private networks and encrypted messaging services to blockchain and virtual currencies, offer a very promising future for a wide array of economic and social benefits for humankind. However, there is a flip side, especially where terrorism is concerned. These very technologies have also thrown up new challenges for governments and regulatory bodies
due to their potential vulnerability for misuse by non-state actors, given the very nature of some of these technologies and the nascent regulatory environment. बात आजम खान की। भड़काऊ भाषण देने के मामले में अदालत से सजा मिलने के बाद समाजवादी पार्टी नेता और रामपुर के विधायक आजम खान की विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कोर्ट का आदेश मिलने के बाद शुक्रवार को आजम खान की सदस्यता रद्द कर दी। विधानसभा सचिवालय ने रामपुर सीट रिक्त घोषित किए जाने संबंधी सूचना चुनाव आयोग को भी भेज दी है। अब चुनाव आयोग इस सीट के लिए उपचुनाव की घोषणा करेगा। गौरतलब है कि अदालत ने गुरुवार को भड़काऊ भाषण के मामले में आजम खान को 3 साल की कैद और 6,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में आज नामांकन पत्र वापस लेने का आखिरी दिन है। इससे पहले राज्य में नामांकन पत्रों की छंटनी की गई। इस दौरान विभिन्न कमियों के कारण 45 उम्मीदवारों के नामांकन रद्द किए गए। भाजपा, कांग्रेस, अन्य राजनीतिक दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों सहित कुल 561 उम्मीदवारों ने 68 विधानसभा क्षेत्रों में अपने नामांकन पत्र दाखिल किए थे। राज्य की 68 विधानसभा सीटों पर 12 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। वहीं 8 दिसंबर को मतों की गिनती होगी। चेन्नई के ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी में आज पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया। पासिंग आउट परेड में 186 कैडेटों को कमीशन किया गया। इसमें 151 पुरुष और 35 महिला कैडेट शामिल हैं। परेड में मित्र राष्ट्रों से 8 पुरुष और 28 महिला कैडेटों ने भी हिस्सा लिया। बिहार के औरंगाबाद में गैस सिलेंडर फटने से 30 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। आग पर काबू पाने के दौरान पुलिसकर्मी भी झुलस गए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। जानकारी के मुताबिक छठ पूजा का प्रसाद बनाने के दौरान सिलेंडर में गैस रिसने से यह हादसा हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी किया जाएगा। दिल्ली में अब ऑटो रिक्शा और टैक्सी से यात्रा करना महंगा हो जाएगा। दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को ऑटो रिक्शा और टैक्सी के किराए में बढ़ोतरी करने का आदेश जारी किया है। सरकार ने न्यूनतम किराए में 5 रुपए की बढ़ोतरी की है। अब ऑटो का मीटर 25 की जगह 30 रुपए से शुरू होगा। इसके बाद प्रति 1 किलोमीटर के लिए पहले जहां 9.5 रुपए चुकाने पड़ते थे, वहीं अब 11 रुपए देने होंगे। आदेश के मुताबिक टैक्सी का मीटर जहां पहले 1 किलोमीटर के लिए 25 रुपए से डाउन हुआ करता था, वहीं नई दरें लागू होने के बाद ये 40 रुपए से शुरू होगा। नॉन AC टैक्सी का किराया 14 रुपए प्रति किलोमीटर से बढ़ाकर 70 रुपए कर दिया गया है। ऐसे ही AC टैक्सी का किराया 16 से बढ़ाकर 20 रुपए प्रति किलोमीटर कर दिया गया है। नाइट चार्ज में कोई बदलाव नहीं किया गया है। सरकार ने अतिरिक्त सामान का किराया भी बढ़ाकर ऑटो रिक्शा के लिए 2.5 रुपया और टैक्सी के लिए 5 रुपए कर दिया है। दिल्ली नगर निगम के स्कूलों में आज मेगा PTM आयोजित की गई। दिल्ली में नगर निगम के 1535 स्कूल हैं, जहां काफी संख्या में बच्चों के साथ उनके माता पिता भी पहुंचे। कैसी रही MCD की ये मेगा PTM और क्या कहना है बच्चों के माता पिता का स्कूल और शिक्षकों के बारे में, इसका जायजा लिया हमारे सहयोगी गिरीश निशाना ने। दिल्ली नगर निगम के स्कूलों में मेगा PTM का आयोजन किया गया है। इस समय हम मौजूद हैं पूर्वी दिल्ली के किशन कुंज प्राइमरी स्कूल में। यहाँ के प्रधानाचार्य साधना शर्मा जी हमारे साथ हैं। मैडम, किस तरह का PTM का आयोजन किया गया? आज हमारे स्कूल में 9 बजे से 11 बजे तक का PTM का आयोजन था, जिसमें पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ स्कूल में आना था और लगातार बच्चे जो हैं अपने माँ बाप के पेरेंट्स के साथ विद्यालय में आ रहे थे और उनको टीचर से उनके प्रोग्रेस के बारे में जानकारी दी गई है। हर बच्चे की जो है टीचर से अलग से इंडिविजुअली जो है इंटरेक्ट करवाया गया, ताकि पेरेंट्स को अपने बच्चों के बारे में
सही जानकारी मिल सके कि वो किस लेवल पर हैं। कुछ अभिभावक भी हमारे साथ हैं, बात करते हैं। आप बताइए। अच्छा है, बहुत रिस्पांस अच्छा है, बच्चों को पढ़ाई अच्छी मिल रही है, बुक्स मिलती है इन्हें अच्छी, और खाने पीने का व्यवहार अच्छा है इनका, यहाँ का सब टीचर्स बहुत अच्छी हैं यहाँ की। पढ़ते हैं, बहुत बढ़िया पढ़ते हैं, बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। मैम भी अच्छी है, उनका स्वभाव भी अच्छा है, पढ़ाती भी अच्छा है। बच्चे अगर बिक जा रहे हैं तो मैम बताती है आपके बच्चे पढ़ाई में भी ध्यान नहीं दे रहे, आप उस पर फोकस करो। और वैसे सब कुछ बढ़िया है। जहाँ बच्चों को भेजता हूँ तो ऐसा लगता है कि हाँ मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं। 4 साल के अंदर मैं जो भी देख रहा हूँ पूरा सही है, पढ़ाई भी बहुत ध्यान से हो रहा है। मेरी पति चौकीदारी काम करते हैं और यहाँ स्कूल में भी मेरी बच्ची का अच्छी तरह से एडमिट हो गया है। सब मैडम सर को सबको बधाई। हमारे बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, हमें काफ़ी खुशी है। जैसे कोरोना टाइम की वजह से बच्चों की पढ़ाई जो थी वो रुकी हुई थी, और यहाँ टीचर्स काफ़ी अच्छे हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छा कवर कराया है अभी इस टाइम पे, और पढ़ाई भी काफ़ी अच्छे लेवल पे चल रही है, और हमारे बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो हमें भरोसा है कि आगे चल के वो कुछ अच्छी पोजीशन पे होंगे। आप क्या बनाना चाहते हैं अपने बच्चे को? सर टीचर बनाना चाहेंगे हम तो। जब से यहाँ मैंने एडमिशन करवाया तो काफ़ी प्रोग्रेस हुआ है। बच्चे अपने मतलब समझ से हो गए कि हमें जो रोज सुबह स्कूल के उठकर जाना है तो सारा स्कूल जाना है। आपकी राय क्या है? नहीं, बहुत अच्छा है, हमारे बच्चे बहुत अच्छे पढ़े लिख रहे हैं, रिस्पॉन्स बहुत अच्छी दी जा रही है स्कूल की। अभिभावक तो काफी उत्साहित दिखाई दे रहे हैं अपने बच्चों को इन दिल्ली नगर निगम के स्कूलों में भेजकर। यहाँ अभिभावकों का कहना है कि स्कूल के शिक्षक से लेकर स्कूल प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई देता है, बच्चों पर पूरी तरह से ध्यान भी देता है। कैमरामैन कुमार दत्ता के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। बढ़ेंगे आगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि पिछले साल टीबी बीमारी का समय रहते पता लगाने और इलाज किए जाने के लिए 22 करोड़ से अधिक लोगों की जांच की गई। मंत्रालय के मुताबिक इससे टीबी बीमारी को नियंत्रित करने में काफी मदद मिली। मंत्रालय ने कहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से टीबी पर जारी वैश्विक रिपोर्ट 2022 में भारत की स्थिति अन्य देशों की तुलना में काफी बेहतर है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 7 वर्षों में भारत में टीबी के मामलों में 18% की गिरावट दर्ज हुई है। ये 11% के वैश्विक औसत से काफी बेहतर है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने कहा है कि एडुटेक कंपनियों और विदेशी शिक्षण संस्थाओं द्वारा दी जाने वाली ऑनलाइन पीएचडी डिग्री मान्य नहीं है। आयोग ने छात्रों को सलाह दी है कि वे इस तरह की डिग्री के विज्ञापनों के झांसे में न आएं। छात्रों से कहा गया है कि वे कहीं भी पीएचडी में दाखिला लेने से पहले इस बारे में यूजीसी के 2016 के दिशा निर्देशों को भली प्रकार से पढ़ लें। दिल्ली एयरपोर्ट पर शुक्रवार की रात एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। इंडिगो एयरलाइंस के एक विमान में टेक ऑफ के दौरान इसके इंजन में आग लग गई। विमान के इंजन से चिंगारी निकलने की जानकारी मिलते ही पायलट ने अपनी सूझबूझ से आपात स्थिति को संभाला, जिसके बाद उसकी आपातकालीन लैंडिंग कराई गई। विमान में सभी यात्री सुरक्षित हैं। फिलहाल यात्रियों को दूसरे विमान में जाने की व्यवस्था कर दी गई है। हादसे के बाद नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इस मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। लोक आस्था के महापर्व छठ के दूसरे दिन आज खरना है। आज भक्त पूरे दिन उपवास रखेंगे और शाम को सूर्य की पूजा के बाद अपना उपवास तोड़ेंगे। इसके बाद शाम को प्रसाद ग्रहण करने के बाद वे अगले 36 घंटे तक निर्जल उपवास करते हैं। कार्तिक माह की चतुर्थी तिथि को पहले दिन नहाई खाए, दूसरे दिन खरना, तीसरे दिन डूबते सूर्य और चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। इस त्योहार में श्रद्धालु पृथ्वी पर जीवन का स्रोत माने जाने वाले सूर्य भगवान की पूजा करते हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने आज भलसवा झील का निरीक्षण किया। उपराज्यपाल ने छठ पूजा के लिए की गई तैयारियों का भी जायजा लिया। इस दौरान उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि पहले भलसवा झील बहुत गंदी थी। जब से इसे डीडीए ने लिया है, यहां काम शुरू कर इसे 10 दिन के अंदर साफ किया गया। पहले आपने भलसवा झील को देखा था, वो कितनी गंदी थी। जब से इसे डीडीए ने लिया है, यहाँ पर काम शुरू किया गया है और 10 दिन के अंदर इसको बिल्कुल क्लीन कर दिया गया है। मैं यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु आने वाले हैं, सबसे पहले उनको नमन करता हूँ और आशा करता हूँ कि इस बार उनको एक स्वच्छ जगह पर अपनी पूजा याचना करने का मौका मिलेगा। मैं आने वाले समय में आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस झील को और बेहतर किया जाएगा। और देश भर में छठ पूजा की धूम है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में छठ पूजा की तैयारियों को लेकर उत्तर प्रदेश के मंत्रियों और अधिकारियों के साथ बैठक की।
बैठक में सीएम योगी ने छठ पूजा की तैयारियों की समीक्षा की। दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता की स्थिति खराब श्रेणी में लगातार बनी हुई है। दिल्ली में आज वायु गुणवत्ता सूचकांक 302 के आसपास दर्ज किया गया। वहीं नोएडा में वायु गुणवत्ता सूचकांक 392 रहा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली में अगले 6 दिनों के दौरान हवा की गुणवत्ता खराब बनी रहेगी। वहीं इससे पहले शुक्रवार को दिल्ली में प्रदूषण स्तर 357 दर्ज किया गया, जो कि इस सीजन में प्रदूषण का सबसे खराब स्तर है। खबर पाकिस्तान से है, जहां सियासी ड्रामा लगातार जारी है। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान ने शहबाज शरीफ सरकार के खिलाफ लाहौर से इस्लामाबाद तक मार्च शुरू कर दिया है। इमरान ने इसे हकीकी आज़ादी मार्च नाम दिया है। इमरान खान ने समर्थकों से कहा है कि देश में चुनावों की मांग को लेकर यह मार्च निकाला जा रहा है। इमरान ने मार्च के दौरान सेना और सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए भारत की विदेश नीति की जमकर तारीफ की। इमरान ने कहा कि भारत मर्जी से रूस से तेल खरीदता है, लेकिन पाकिस्तानी गुलाम है। ये अपने देश के लोगों की भलाई के फैसले नहीं ले पाता है। इमरान ने सेना प्रमुख बाजवा को मीर जाफर और गद्दार बताकर संबोधित किया। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान सरकार ने चेतावनी दी है कि लॉन्ग मार्च के दौरान अगर कानून तोड़ा गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। अमेरिकी सीनेट की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के पति पॉल पेलोसी पर शुक्रवार तड़के सैन फ्रांसिस्को में उनके घर पर जानलेवा हमला किया गया। हमलावर ने घर में मौजूद पॉल पेलोसी पर हथौड़े से हमला किया। डेमोक्रेटिक स्पीकर के कार्यालय ने एक बयान में कहा है कि 82 वर्षीय पॉल पेलोसी के पूरी तरह ठीक होने की उम्मीद है। नैन्सी पेलोसी के प्रवक्ता ने कहा है कि हमलावर हिरासत में है और इस हमले के मकसद की जांच की जा रही है। हमले के समय स्पीकर नैन्सी पेलोसी वॉशिंगटन में थीं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की इथियोपिया पर हालिया रिपोर्ट में नरसंहार की संभावना का जिक्र किया गया है। रिपोर्ट में मानवता के खिलाफ अपराधों, युद्ध अपराधों, यौन हिंसा और नागरिक आबादी वाले क्षेत्रों में ड्रोन हमलों के सबूतों का भी विवरण है। इस साल सितंबर में प्रकाशित रिपोर्ट में कहा गया कि इथियोपिया में फिर से संघर्ष शुरू होने के बाद नवंबर 2020 से अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों और मानवीय कानून का हनन हुआ है। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार आयुक्त स्टीवन रैटनर ने अपनी रिपोर्ट में भुखमरी और अत्याचारों का जिक्र करते हुए इथियोपिया, इरिट्रिया की सरकारें और टाइग्रियन अधिकारियों को इन हालातों का जिम्मेदार ठहराया है। मध्य यूरोपीय देश चेक गणराज्य के प्राग में हजारों लोगों ने सरकार को हटाने और मध्यावधि चुनाव की मांग के चलते केंद्र की दक्षिणपंथी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने सर्दियों से पहले गैस आपूर्ति पर रूस के साथ बातचीत की भी मांग की है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री पेट्रा पियाला की चेक सरकार ने रूस के खिलाफ यूरोपीय संघ के प्रतिबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं और यूक्रेन के साथ अपने युद्ध पर कड़ा रुख भी अपनाया है। दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला में कई दिनों से लगातार भारी बारिश हो रही है। भारी बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं। मूसलाधार बारिश के कारण अब तक 12 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि सैकड़ों लोग बेघर हो गए हैं। खबर खेल जगत से है। भारत के सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने फ्रेंच ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। कल खेले गए क्वार्टर फाइनल मुकाबले में भारतीय जोड़ी ने जापान के ताकुरो होकी और यूगो कोबायाशी की शीर्ष वरीयता प्राप्त जोड़ी को 23-21, 21-18 से मात दी। क्रिकेट की बात की जाए तो T20 वर्ल्ड कप में मेलबर्न में अफगानिस्तान और आयरलैंड के बीच खेले जाने वाला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया। मैच में एक भी बॉल नहीं फेंकी जा सकी और टॉस भी नहीं हुआ। इससे पहले अफगानिस्तान का न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच भी बारिश में धुल गया था। वो मैच भी मेलबर्न में ही खेला जाना था। 2 मैच वॉश आउट होने के बाद अफगानिस्तान को दोनों मैच में अंक बांटने पड़े। मैच में अंक हासिल करने के बाद आयरलैंड की टीम अपने ग्रुप में दूसरे स्थान पर आ गई है। आयरलैंड ने अपने पहले मैच में इंग्लैंड को हराया था। न्यूजीलैंड ग्रुप में पहले स्थान पर है। न्यूजीलैंड के खाते में 2 मैच के बाद कुल 3 अंक हैं। माईगव और केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने युवाओं को आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर आजादी क्वेस्ट हीरोज ऑफ भारत मोबाइल गेम से जोड़ने की अनूठी पहल की है।
भारत के स्वतंत्रता संग्राम के नायकों को स्मरण कराने के लिए इस अनोखी पहल में पूछे गए प्रश्नों का सही जवाब आप भी दें और हर हफ्ते 5 भाग्यशाली विजेताओं में से एक होने का मौका जीतें। शीर्ष स्कोररों में से 5 विजेताओं का चयन किया जाएगा और उनके नाम हर शुक्रवार डीडी न्यूज और डीडी इंडिया पर घोषित किए जाएंगे। आजादी क्वेस्ट गेम्स, गेमिंग का एक ऐसा सफर जिसमें ज्ञान भी है और रोमांच भी। क्या आपने अब तक आजादी क्वेस्ट गेम्स का आनंद लिया? आए आजादी के इस रोमांचक सफर का हिस्सा बने और अपने दोस्तों व रिश्तेदारों को भी इससे जुड़ने के लिए प्रेरित करें। आप गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर जाएं और आजादी क्वेस्ट सर्च करें। यहाँ आपको 2 गेम्स दिखेंगे, मैच 3 पजल और हीरोज ऑफ भारत। दोनों गेम्स को इंस्टॉल कीजिए और निकल जाइए गेमिंग दुनिया की एक अनोखी यात्रा पर। इन दोनों गेम्स से ज्ञान बढ़ेगा और विजेताओं को ढेर सारे इनाम जीतने का मौका मिलेगा। विजेताओं को डीडी न्यूज और ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर ऑन एयर होने का सुनहरा अवसर भी मिलेगा। तो देर किस बात की, आजादी क्वेस्ट गेम्स खेलकर मनाएं आजादी का अमृत महोत्सव और अपने मित्रों व परिजनों को भी आजादी के इस सफर पर साथ लेकर कई सारे इनाम जीतें। देश भर में धूम मचाए ज्ञान का ये उपहार। मोबाइल पे आजादी क्वेस्ट आया आजादी का इतिहास। डाउनलोड कर रे आजादी क्वेस्ट, खेलो जीतो ढेरों इनाम। मौका पाए जुड़ने का रेडियो और डीडी के साथ। सिर्फ खेल नहीं उत्सव है, आजादी का अमृत महोत्सव है। आजादी का अमृत महोत्सव है। डाउनलोड करें आजादी क्वेस्ट ऐप और पाएं ढेरों इनाम। और आजादी क्वेस्ट क्विज के इस सप्ताह के विजेताओं के नाम आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तेलंगाना से यारामाला अनुषा रानी, पश्चिम बंगाल से अरित्रा डे, महाराष्ट्र से अभिनव देसाई, उत्तर प्रदेश से रुचि गुप्ता और आंध्र प्रदेश से शैक। आप सभी विजेताओं को दूरदर्शन परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाई। तो इसके साथ इस बुलेटिन बस इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।